तो शिंदे गुट कहीं न कहीं अब इस जो रिज़ल्ट आया है उससे थोड़ा-सा उनको डर बना है कि भाई हो सकता है कि हमारा जो कुर्सी है हमारी वो खिसक जाए। तो जो सरकार में रहते हुए ये जो काम कर रखी है, जो ख़ास करके जो एलजी रहे हैं वहाँ के जम्मू के सतपाल जी और सत्यपाल मलिक, जो इशारा कर चुके हैं कि इन्होंने सबके जो कमज़ोर नसें हैं वो दबा रखी हैं और उसको पकड़ रखा है, तो कहीं न कहीं नीतीश जी के साथ कुछ न कुछ मजबूरी तो है। छापा नहीं पड़ा, लेकिन ये ज़रूर रहा कि उनके साथ मीटिंग होती रही और कई बार पीछे पर्दे के पीछे से ये चर्चा सामने आई कि वहाँ बुलाया गया है और ये चर्चा हो रही है। जो मुज़फ्फरपुर वाला जो सृजन घोटाला वाला मामला है, उसको फाइल को खोला जा रहा है। तो वहाँ से अचानक इनका बाहर आना, फिर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज अचानक बदल जाना, क्योंकि नीतीश कुमार जो पहले वाले नीतीश कुमार दिख नहीं रहे हैं, उनका मंच से कुछ भी बोल देना। पे चर्चा करेंगे, इस चीज पे विश्लेषण करेंगे कि जो सरकार बनी है, जो सरकार ने शपथ लिया है 4 तारीख को, क्या वो सरकार आखिर कब तक चलेगी? क्योंकि 5 साल का अवधि बहुत ज्यादा होता है और 5 साल का अवधि किसी भी सरकार के लिए एक टारगेट भरा होता है कि वो 5 साल तक अपनी सरकार जो है चला ले, खास करके बीजेपी के लिए। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, जो नवजागरण लाइव से हैं, पत्रकार हैं। आज हम दोनों मिलकर के विश्लेषण करेंगे, दोनों मिलकर के चर्चा करेंगे कि क्या सरकार पिछले 5 साल चल पाएगी और सरकार को क्या-क्या चैलेंजेस आएंगे सरकार को चलने में। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान कहते हैं भैया हम तो हनुमान जी हैं, 5 सीट लेकर के उन्होंने तो साफ साक्षात वो कर दिया है कि भैया हम तो नतमस्तक हो गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि राजकुमार जी की जो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जेडीयू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, वो प्रेशर हो पाया? क्योंकि इनको तो मंत्रालय ही नहीं मिला। देखिए, ये बात सही है कि पहली बात तो ये कि ये सरकार वाक़ई उसमें है, अल्पमत में है और जो दम 2014 में और 19 में था वो नहीं है। लेकिन ये भी बात सही है कि इतना कम सीट लाने के बाद भी जो भाजपा है वो मंत्रालय अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट की है। उसमें कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन आने वाला जो समय है वो इतना आसान नहीं है जैसा अभी दिख रहा है, क्योंकि अभी से ही धीरे-धीरे इसमें जो दरार है वो नज़र आ रही है। जैसे शिवसेना का ले लें वहाँ पे महाराष्ट्र में, ऐसे धीरे-धीरे बिहार में भी ललन सिंह कहीं न कहीं खुश नहीं हैं, वो मंत्रालय जो लेके मंत्रालय उनको मिला है, उनको मिला है। क्योंकि मत्स्य पालन का मंत्रालय उनको मिला जो गिरिराज सिंह के पास हाँ, था। बिल्कुल। तो उनको ये लग रहा है कि इनको झुनझुना पकड़ा दिया गया है और चंद्रबाबू नायडू की जहाँ तक बात करें, तो जो चुनाव से पहले जो चुनाव उनका था और उसमें जो उनका मैनिफेस्टो था, वो बीजेपी के नज़रिए से कहीं न कहीं वो मेल नहीं खा जैसे रहा है। कि मुस्लिम आरक्षण की भी बात करें हम कि मुस्लिम आरक्षण। आरक्षण, फिर उनको ज़मीन देना, फिर मौलानाओं को सैलरी देना, ये कहीं न कहीं जब वो सरकार बनी है और वो जब सरकार अपने एक्शन में आएगी, तो ज़ाहिर-सी बात है उस पे वो काम करेगी और वो लागू करेगी। तो जो सरकार इसके विरोध में है, जो खुल के कह रही है कि कांग्रेस आएगी तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे देगी, वो खुद ऐसे सरकार के समर्थन में कैसे काम करेगी, जो खुद मुस्लिम के लिए काम कर रही है। एक बात और देखा जाए तो क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ही चलती है और एक तरह से कह लीजिए उनका हाथ है आरएसएस का बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के अंदर शिवसेना को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर वो कहते हैं कि जिस तरीके से एनसीपी को लेकर के, एनसीपी में अगर अजीत पवार नहीं आते तो भी शिवसेना के साथ पहला वाला गठबंधन सही था और हार का सबसे बड़ा कारण ही ये बना है। बिल्कुल, ये बात सही है और जो महाराष्ट्र की राजनीति है, वो अब वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी। वहाँ जो विधायक दल है, वहाँ के जो विधायक हैं, जो शिंदे गुट का और जो दूसरी तरफ, वो लोग विधायक तो अब ये मान लिए हैं कि वहाँ की जो जनता है, वो उद्धव ठाकरे गुट को असली शिवसेना मान चुकी है और इधर अजीत पवार, शरद पवार गुट को असली एनसीपी मान चुकी है। तो ये डर वहाँ के विधायकों को सताता रहेगा, सता रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि अगर चुनाव से पहले हम अपनी सीट सुरक्षित नहीं किए, तो चुनाव में हमें इसका भुगतान जनता दे देगी और हमें हो सकता है कि आउट हो जाएँगे हम। तो वहाँ पे अगर वहाँ जाएँगे तो खाली विधायक तो जाएँगे नहीं, जो सांसद हैं वो भी जाएँगे। वही अभी तृणमूल में भी दिख रहा है कि वहाँ 4 सांसदों का बात चल रहा है, तो वो जा रहे हैं। वही विधायक जो है, जो महाराष्ट्र के अंदर विधायक है शिवसेना में, क्या वो अपने आप को असुरक्षित देख रहे होंगे कि उनकी सीट कहीं न कहीं
असुरक्षित है। हाँ, अब वो असुरक्षित दिख रहा है, क्योंकि जो शिवसेना वाली बात है, जो अजीत पवार गुट है, नहीं जो शिंदे गुट है, तो शिंदे गुट कहीं ना कहीं अब इस जो रिजल्ट आया है उससे थोड़ा सा उनको डर बना है कि भाई हो सकता है कि हमारा जो कुर्सी है हमारी वो खिसक जाए। जो अजीत पवार गुट है ये भी इनका भी हुआ है कि इनके जो दो दो मंत्री जो मंत्री पद जो मिल रहा था, जो लोग अजीत पवार और जो प्रफुल्ल पटेल, इन दोनों ने ठुकरा दिया है। वो इतना इनमें खींचातानी चल रहा है खींचातानी चल रहा है, वो कि भाई इतना मैं बनूंगा। दानवीर कर्ण वाली बात तो है नहीं कि हम दे रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, वो खींचातानी चल रहा है और मजबूरी में वो लोग किए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा जी कि 4 एनसीपी ने क्या कहा अजीत पवार के गुट ने कि भैया हमें 4 सीट दी गई थी। 4 सीट में 2 सीट जो थी ना, 2 सीट तो सिंधे की गुट ने अपना टिकट डिक्लेयर कर दिया उसके ऊपर। मतलब हम रहे थे, लेकिन 2 सीट सिंधे की गुट ने डिक्लेयर किया था। वो आदमी मतलब सिंधे के थे, और बाकी जो बच्चे 2 सीट थे जिसपे हमने अपना डिक्लेयर किया, उसमें हम एक जीत के एक हार गए। तो उनके लिए ये मतलब इतना ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि इसके सीट बंटवारे में उनका हस्तक्षेप किया गया था। बिल्कुल। तो ये सारी जो मतभेद हैं सारे, ये धीरे धीरे खुल के उभर के आएंगे। अभी जब सरकार शपथ ले ली है, जब सरकार सदन में आएगी और जब बहुमत सिद्ध करने का समय आएगा, तो एक समय वो भी थोड़ा सा होगा क्रूशियल। धीरे धीरे देखिए क्या होता है आने वाले समय में। जो 2 3 4 स्टेट में जो चुनाव हैं वहां उसको लेके काफी फर्क। राजकुमार जी, एक चीज पे और चर्चा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रालय जो लग रहा था कि जो टीडीपी मांग रही है 4 मंत्रालय, यहाँ पे नीतीश बाबू भी 3-4 मंत्रालय की डिमांड कर रहे थे, और वो भी मंत्रालय कैसे, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय की भी ये मांग थी जेडीयू की तरफ से भी। कहीं ना कहीं सुगबुगाहट आ रही थी कि अटल जी के सरकार में हमें मिला था, तो उनका कहीं ना कहीं मन तो था लेने का। लेकिन ऐसा क्या हो गया होगा कि उनको मंत्रालय ही नहीं मिला? ऐसा क्या हो गया होगा कि जो मंत्रालय अहम थे वो सारे वापस से बीजेपी के पास आ गए? देखिए बीजेपी जो सरकार में रहते हुए ये जो काम कर रखी है, जो खास करके जो एलजी रहे हैं वहाँ के जम्मू के सतपाल जी और सत्यपाल मलिक, जो इशारा कर चुके हैं कि इन्होंने सबके जो कमजोर नसें हैं वो दबा रखी हैं और उसको पकड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी के साथ कुछ ना कुछ मजबूरी तो है। मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश जी की भी कमजोर नसें पकड़ लिया होगा? पकड़ लिया है। लेकिन और एक हैरानी की बात मैं आपको ये भी बताऊं कि इतने दिन हो गए, और जब वो उनके साथ गठबंधन में थे और नहीं भी थे, तब भी कभी इन्होंने सीबीआई जांच या आईटी या ईडी का कभी भी छापा ऐसा नहीं सुनने में आया कि नीतीश कुमार के ऊपर पड़ा। नहीं छापा नहीं पड़ा, लेकिन ये जरूर रहा कि उनके साथ मीटिंग होती रही और कई बार पीछे पर्दे के पीछे से ये चर्चा सामने आई कि वहाँ बुलाया गया है और ये चर्चा हो रही है। जो मुजफ्फरपुर वाला जो सृजन घोटाला वाला मामला है उसको फाइल को खोला जा रहा है। तो वहां से अचानक इनका बाहर आना, फिर इनकी जो बॉडी लैंग्वेज अचानक बदल जाना, क्योंकि नीतीश कुमार जो पहले वाले नीतीश कुमार दिख नहीं रहे हैं, उनका मंच से कुछ भी बोल देना, कुछ भी, ये सब कई सारे फैक्टर हैं। दूसरा क्या है कि इन पे एकदम चारों तरफ से सीबीआईडी की तरह इनके लोग हमेशा नजर बनाए रखे हैं। बीजेपी के आप जिस दिन रिजल्ट आया उसके उसी दिन की बात करें तो दोनों उप मुख्यमंत्री इनके घर पहुंच जाते हैं और निकलते नहीं हैं जब तक वो नहीं निकलते हैं। दिल्ली आने की बात होती है तो एकदम कवर करके रखते हैं। तो ऐसा कई सारा मामला हुआ है। तो अब बाकी देखिए नीतीश कुमार आने वाले समय में क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि अभी स्पीकर वाला मामला अभी रुका है। एक हैरानी बात ये रही कि जिस लल्लन सिंह पे नीतीश कुमार ने अभी कार्यकारिणी की जो बैठक चली थी उनकी 29 दिसंबर में पिछले साल, उन्होंने भरोसा नहीं किया था और एकदम से अध्यक्ष का पद ले लिया था। तो ऐसा लगा कि इनके बीच में दूरी बनी है काफी ज्यादा, लेकिन उसी लल्लन सिंह को दोबारा मंत्रालय दिया जाता है इसमें। मतलब उनका, नीतीश कुमार का दिमाग वाकई में कोई नहीं पढ़ सकता कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है आखिर। नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। और ये जेडीयू के लिए आने वाले समय में जेडीयू के हित में भी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ही जेडीयू के सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं। तो ये जिसका फायदा तेजस्वी को मिला, इस चुनाव में भी मिला और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा जैसा लग रहा है। लेकिन फिर हम वापस इस सरकार पे आते हैं तो सरकार में अब स्पीकर का जो चुनाव है वो एक अहम होगा कि उसमें क्या होता है। कहा जा रहा है कि वो जेडीयू का हो सकता है। जब कहा जा रहा है ये कहते हैं कि अटल जी की सरकार थी तब टीडीपी का स्पीकर था, उनकी सरकार में टीडीपी का स्पीकर रहा है, लेकिन स्पीकर पे भी मुझे लगता है कि जैसे अहम मंत्रालय छीन लेती है भारतीय जनता पार्टी और एक भी मंत्रालय इनको नहीं दिया जाता जो कि इम्पोर्टेंट है और ये चुप रहते हैं, तो स्पीकर आपको लगता है कि स्पीकर ये ले लेंगे?
नहीं, कुछ आसानी से? ऐसा नहीं लगता। थोड़ा-सा टीडीपी पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कहीं कुछ वो करे इसमें कि हाँ, क्योंकि स्पीकर देखिए उसको टीडीपी चाहिए। को भी एक भी अहम मंत्रालय नहीं मिला। नहीं मिला है और दूसरी बात टीडीपी वहाँ अपने फुल फ्लेज में है। हुँ, वहाँ बीजेपी की कोई ज़रूरत नहीं है हुँ, उसको स्टेट में। हुँ। तो इसलिए वो हो सकता है कि स्पीकर वाले मामले में थोड़ा-सा अपना रुख अपनाए और और सबसे ज़्यादा चीज़ जो देखने की बात आई थी कि अयोध्या वाला जो अगर मैं आपसे पूछूँ, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई। मतलब फैज़ाबाद में भारतीय जनता पार्टी हार हार गई। एक ट्रेंड चलाया गया था। ट्रेंड में ये दिखाया गया था कि जो फैज़ाबाद के लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं, उन्होंने राम का साथ नहीं दिया। ये चीज़ चलाया गया। तो सोचिए कितना बुरा लगा होगा जो फैज़ाबाद में रहते हो, जो अयोध्या में रहते हो। बिल्कुल, ये बात सही है और इस पे ख़ास करके इनके जो नेता हैं, अयोध्या की बात करें तो अयोध्या तो राम के नाम पे जो राम को लेके आए हैं, हम उनको हुँ, लेके आएँगे, लेकिन राम ने बाय-बाय कर दिया हुँ, इनको, वहाँ पे साथ नहीं दिया राम ने। दूसरा जो आप महाराष्ट्र की बात करें तो वो जो लेडीज़ थी, क्या नाम है हुँ, उनका, जो हनुमान चालीसा वाला मामला उठाया हुँ, था। हुँ, हैं? हुँ। नवनीत राणा। नवनीत राणा। नवनीत राणा ने वहाँ उठाया, नवनीत राणा को लोगों ने वो डिनाई कर हुँ, दिया। हुँ, तो ये जो आने वाले समय में वही हाल वहाँ धारा 370 को लेके हुँ, जम्मू में हुँ, हुआ, जहाँ ये खुद चुनाव हुँ। नहीं लड़ पाए। तो ये सब जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये दिखा रहा है कि जो पहले वाली ताकत है, वो वो अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, नहीं रही। नहीं है। आरएसएस से भी मनमुटाव हो गया तो वो ताकत वैसे ही छिन बिल्कुल। गई। आप चुनाव से पहले इनका मैनिफेस्टो जब संकल्प पत्र जब जारी होता है, तो उस दिन का देखिए शुरुआत में मोदी जी जय श्री राम के साथ शुरू हुँ, करते हैं और अभी और जब चुनाव में जीत के हाँ, लोग आते हैं और स्वागत समारोह होता है, तो जय श्री राम का नारा लगता ही नहीं है, फिर जय जगन्नाथ पे जगन्नाथ का चले जाते लगता है। हैं। जगन्नाथ तो ये उड़ीसा का साथ है। तो जय श्री राम से जय जगन्नाथ में बदल गई है अब एनडीए और जो मोदी सरकार हुआ करती थी, वो अब एनडीए की सरकार हो गई है। एनडीए की तरह। अब इस बार मोदी सरकार नहीं है, इस बार एनडीए की सरकार है। तो बिल्कुल ये आने एनडीए वाले की समय में सरकार कैसे चलेगी, ये आने वाला समय क्योंकि बताएगा। आने वाले समय में बहुत सारे मुश्किल और चैलेंजेस भी सरकार को फेस करना पड़ेगा और 5 साल सरकार कैसे चलेगी वो तो कह रहे हैं विपक्ष की ग्रेस नंबर जिस तरीके से एनटीए में दिया गया है वैसे एनटीए उनको भी दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जो है बार-बार ये कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, तो आने वाला समय ही बताएगा। ये तो एक छोटा-सा विश्लेषण था कि सरकार के ऊपर ऐसी और भी ज़्यादा विश्लेषण जो है और भी तरह-तरह अलग-अलग टॉपिक पे हम विश्लेषण आप तक पहुँचाएँगे, लेकर के आएँगे।